Dr. Gayatri, can we start? Hello, welcome you all on the platform of Veda You Online once again. And here we are Dr. Gayatri Kulkarni Mure with a new topic in the series of women health. Our today's topic is skincare. But let me again introduce Dr. Gayatri. Now everyone know the name of Dr. Gayatri Kulkarni Mure, but still it's a procedure. So it's a normal interview, a normal introduction of Dr. Gayatri. Dr. Gayatri is MD in Ayurveda and is a multifaceted personality. She wins many awards like Nanal Trophy and Ranade Puraskar as well. She is basically having keen interest in many disorders, but her specification is in gynecology as well as infertility. So today also from Women Health series, we are going to learn about skincare. As beauty industry is growing day by day and it is number one industry. In India, there is a $7,390 million business is doing only with beauty industry and skincare products. So let's see what Ayurveda says about skincare. So Dr. Gayatri, the platform is yours. And if anyone want to ask some questions at the end of the session, please post your questions on the chat box. Then we'll ask to the doctor. As well, if you want to know further events, then kindly contact me, myself, Dr. Shraddha Goswami, 8828-220-108. So welcome you on the platform of Veda You Online. Hello everyone, good evening. Welcome all, and I would like to thank Vedayu for giving me this platform. Today's my topic is skincare and Ayurvedic perspective. इसकी जो स्टार्ट है इस कोट से हम करेंगे, द अर्लियर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग द अर्लियर यू विल सी रिजल्ट्स. तो ये स्किन केयर के अगर हम फोकस करके देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट हो जाता है. आपने अगर देखा कि मार्च महीने के एंड में लॉकडाउन शुरू हो गया, तब लेडीज लोगों को सबसे पहला आने वाला क्वेश्चन था, पार्लर बंद हो गया तो कैसा होने वाला है आगे जाके. तो अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो टीवी पे या जो कुछ सोशल मीडिया है उसके ऊपर जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसने सबसे ज्यादा अच्छा बाउंस बैक कर दिया. जो कुछ उनका नुकसान हुआ था वो अच्छे से कवर अप कर दिया. जो सैलून में जाके हम ट्रीटमेंट लेते थे या कवर अप करने के लिए कुछ थेरेपीज लेते थे, वो हमें अभी घर पे भी अवेलेबल होती है. तो इस सब में क्या हो रहा है, एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है. और ये कंफ्यूजन क्या है कि मैं क्या यूज करूं. बाजार में तो एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, ब्रांड्स है, उसकी एडवर्टाइज बहुत अच्छी हीरोइंस करती है, हीरोज करते हैं, एंडोर्स करते रहते हैं वो खुद के ब्रांड को. लेकिन मेरे लिए, मेरे स्किन के लिए स्पेसिफिकली क्या इंपॉर्टेंट है ये हमें पता नहीं रहता है. और ये हम क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर बेसिस के जो कुछ मिलेगा अवेलेबल रहेगा, घर में रहेगा, या कुछ फ्रेंड ने बोला या कुछ सोशल मीडिया पे देखा तो हम यूज करते रहते हैं. और उससे क्या होता है, तो हमारे स्किन का हम और नुकसान करके देते हैं. तो आज का जो ये डिस्कशन है, वो डिस्कशन यहाँ पे फोकस ये करने वाला है कि हमारी जो स्किन केयर की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है या कुछ हम केयर लेने वाले हैं, उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी रहनी चाहिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस फोटो से. ये जो मैंने जानबूझ के कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज के स्टार्स को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अच्छी स्किन के जो अभी नॉर्म्स है वो सब बदल गए हैं. पहले फेयर स्किन को ब्यूटीफुल स्किन बोलते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि ब्यूटीफुल स्किन में फेयर स्किन होना इम्पोर्टेंट है. तो जैसे हम देख सकते हैं, साउथ इंडियन स्टार है मधु जी, देन मार्टिना नवरातिलोवा इज अ टेनिस प्लेयर, एंड आशा भोसले जी आप सभी को पता है. उनके 70s में भी रह के ये दो जो सेकंड और थर्ड लेडी है वो ग्रेसफुली ओल्डर एज जो है उनका दिख रहा है. तो ये जो सब स्किन केयर है या कुछ उनकी इंटरनल वर्कआउट है, इसका सबका रिफ्लेक्शन आपके स्किन पे आता है. तो ब्यूटीफुल स्किन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंसिस्टेंसी. और ये कंसिस्टेंसी हमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों केयर में
दिखानी पड़ती है अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छी स्किन दिखाई चाहिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नहीं थे या कुछ अवेलेबल नहीं था। अगर हमने हमारी नानी या दादी की स्किन देखी तो 70 के एज में ऑब्वियसली उनको रिंकल्स रहते हैं, लेकिन जो टेक्सचर रहता है या उनका ग्लो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अभी हमारे ही उम्र में या नियर बाय 40s में बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं। तो क्या क्यों ऐसा होता है? तो अगर हमने हिस्ट्री में देखा तो 7000 ईयर्स से पहले ही बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करने का हमें एविडेंस मिल जाता है, लेकिन उसका जो पर्पस था वो लिमिटेड था। जो भी कुछ प्रोडक्ट्स यूज किया करते थे वो नेचुरल थे और एक विजडम था कि ये ज्यादा किया तो उससे ये हानि हो सकती है। जैसे हमको पता है कि वो मेहंदी के पत्ते आते थे, वो पीस कर पहले जमाने में लगाया करते थे बाल डाइंग के लिए। अभी तो एन नंबर ऑफ डाइंग प्रोडक्ट्स बाजार में अवेलेबल है। ऐसे ही कुछ क्रीम्स तो नहीं रहते थे, लेकिन मिल्क में उसको हल्दी मिल्क में मिला के उसका पेस्ट करके फेस पैक बनाए जाते थे और वो यूज किए जाते थे। ऐसे एन नंबर ऑफ थिंग्स जो नेचुरली अवेलेबल है उससे करते थे तो नुकसान कम हो रहा दिखाई दिया करता था। लेकिन अब हमारे यहाँ वास्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो इसके वजह से हमें कंफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा है। तो आइए देखते हैं कि क्या है एक्चुअली। तो जैसे डॉक्टर शीतल ने बताया कि 31,660 करोड़ 2022 का बिजनेस सिर्फ कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज का एक्सपेक्टेड है, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट में सेकंड नंबर है हर्बल कॉस्मेटिक के एक्सपोर्ट में। तो बहुत सारा मार्केट इंडिया में भी है जो एक्सपोर्ट हर्बल मेडिसिन के बेस के कॉस्मेटिक्स करने जा रहा है। अभी इतना सब कुछ इंडिया में है तो मिस क्या हो जाता है, या क्यों इतने प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में सभी को आते हैं? तो जैसे यहाँ पे एक पौधा दिखाई दे रहा है, ये हमने हेयर्स के प्रॉब्लम के लेक्चर में भी देखा था कि जो रूट कॉज है वो बहुत बार निग्लेक्ट हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पत्तों का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, येलोइंग ऑफ लीव्स रहता है या फ्लावर्स नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है फर्टिलाइजर्स है वो सॉइल में डालते हैं और वो सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब करके पत्तों तक पहुंचाती है। तो ये जो रूट कॉज हम करते हैं उसका रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली उसके पत्तों के ऊपर दिखाई देता है। वैसे ही हमारे स्किन का रहता है। स्किन केयर इज नॉट सुपरफिशियल बिकॉज इट इज हेल्थ केयर। when you have beautiful skin it is sign that you have healthy body and mind। यहाँ पे जो ये कोट है या ये सेंटेंस है वो बहुत मीनिंगफुल है। आपकी जो स्किन है वो आपके अच्छे माइंड का भी और आपके अच्छे जो फिजिकल यानी कि बॉडी रिलेटेड प्रॉपर्टीज है उसका रिफ्लेक्शन है। तो ब्यूटीफुल स्किन ये आपके इंटरनल अच्छे होने का एक साइन है, तो इसकी केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि कंफ्यूजन है, बहुत सारा कंफ्यूजन मार्केट में है। पेशेंट मेरे पास जब क्लिनिक में आते हैं तो उनको एन नंबर ऐसा नहीं रहता है कि सिर्फ मैं ड्राई स्किन के लिए आई हूँ, उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं। या सिर्फ पिंपल के लिए बहुत आजकल देखा जाता है कि जो टीनेजर गर्ल्स है उनको पिंपल्स के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पिंपल्स ही उसको प्रॉब्लम है, एसोसिएटेड अदर एन नंबर ऑफ थिंग्स लेके ही पेशेंट आते हैं। तो ऐसा बुकी प्रेजेंटेशन बीइंग डॉक्टर मैंने तो कभी नहीं देखा है। तो इंटरनल केयर, इसीलिए मैं वही दोहरा रही हूँ कि इंटरनल केयर वहां पे लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अब हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, टू बी और नॉट टू बी, कंफ्यूज्ड गर्ल है, उसको पता नहीं है कि मैं डेली प्रिवेंटिव केयर खुद की क्या करूं। फिर मम्मी कुछ बता देती है वो वैसा करती है, दादी कुछ बता देती है वो वैसा करती है। तो ये एक साइकिल विशियस चलते रहता है, और जो अच्छी डायरेक्शन है कहाँ पे हमें पहुंचना है ये समझ में नहीं आता है, और उससे स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। तो एज वाइज प्रिवेंटिव केयर हम कैसे लें, जैसे कि हमने पहले भी लेक्चर में देखा था कि वुमन हेल्थ जो है वो फेज वाइज ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे कि प्रेगनेंसी रिलेटेड फेज है, प्री प्रेगनेंसी स्टेज है, पोस्टपार्टम है, पेरीमेनोपॉजल एज है, वहां पे हॉर्मोन्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, उसका भी रिफ्लेक्शन स्किन के ऊपर दिखाई देता है। तो एज वाइज कैसे केयर हम ले स्किन की ये पता नहीं रहता है। स्किन टाइप क्या रहता है, बहुत बार ये लोगों को पता रहता है कि मेरी स्किन ऑयली है,
तो ऑयली स्किन के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑयली स्किन के एडवर्टाइज आती है कि ये फेस पैक ऑयली स्किन के लिए है, या ये कुछ फेस वॉश है वो ऑयली स्किन का जो ऑयल बनाता है वो कम कर देता है। बहुत रॉन्गली जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो वहां पे रॉन्गली कन्वर्ट करके एडवर्टाइज भी बनती है। तो स्किन टाइप के हिसाब से कैसी केयर ली जाए, इंटरनल केयर कैसे इम्पोर्टेंट है, और अर्ली डायग्नोसिस। बहुत बार हम यहाँ पे हम जो प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं आगे जाके, तो इसमें मैंने कुछ कॉमनली ऑब्जर्व फेशियल प्रॉब्लम्स लिए हैं जो सिर्फ फेशियल स्किन के रिलेटेड है, और कुछ स्किन डिसीजेस लिए हैं वहां पे जो प्रॉपर पैथोफिजियोलॉजी दिखाई देती है। तो ये सब चीजें हैं, उसमें कंफ्यूजन रहता है। प्रोडक्ट के एडवर्टाइज सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इससे वो एन नंबर ऑफ ट्राई एंड एरर के बेसिस पे हम उसको यूज करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स मिलते नहीं है। तो ये जो सब डिस्कशन है, तो ये सब पॉइंट कवर करने वाला है कि यहाँ से आपको पता चले कि स्किन की केयर कैसी लेनी है और रूटीन रेजिम कैसा होना चाहिए। तो ये जैसे मैंने बोला कि ये टॉपिक बहुत वास्ट है। यहाँ पे डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, ये जो वास्ट ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंस है वो हमें एक ही लेक्चर में कवर करनी है। तो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा डिवाइड करके देखेंगे तो मुझे भी बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इजी हो जाएगा। तो 3 सेशंस में मैंने ये डिवाइड किया है। पहले सेशन में हम दिखेंगे कि स्किन के बारे में इंफॉर्मेशन और कॉमन कॉजेस जो क्लिनिक में प्रेजेंटेशंस लेके आते हैं, उसके कॉमन कॉजेस स्किन प्रॉब्लम्स के कौन से हैं। दूसरा है कॉमन फेशियल स्किन प्रॉब्लम्स, जो फेस रिलेटेड कौन से प्रॉब्लम है और आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी से उसको कैसे डील करते हैं। और थर्ड है आयुर्वेदिक स्किन डिसीजेस मैनेजमेंट कैसे होती है। तो लेट्स स्टार्ट विथ इंफॉर्मेशन अबाउट स्किन एंड कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ कॉजेस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे हमने हेयर के लेक्चर में भी, ये हेयर और स्किन जो है, मैंने पहला टॉपिक हेयर का लिया, फिर स्किन का लिया, तो बहुत सारे जो चीजें हैं वो इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हर एक, जैसे बायोलॉजिकल लिविंग थिंग की एक हेल्थ लिविंग साइकिल रहती है। जैसे हमें बचपन है, बुढ़ापा है, मिडल एज है, ये सब साइक्लिक चलते रहता है। पत्तों में भी पतझड़ का मौसम है, फिर से नए पत्ते आना स्टार्ट हो जाता है, फिर हेल्थी ग्रोथ होती है। तो वैसे ही स्किन का भी एक साइकिल रहता है। तो स्किन है वो हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन है, 20 स्क्वायर फीट इतना उसका एरिया है अप्रोक्सीमेटली। और ये स्किन का काम क्या है, तो आजू बाजू में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे स्किन के ऊपर अटैक करेंगे, वो अंदर नहीं जा पाएंगे। ऐसे प्रोटेक्टिव शील्ड का इंपॉर्टेंट काम स्किन का है। उसके अलावा टेम्परेचर, कोल्ड सेंसिटिविटी, हीट, टच, इसका सब सेंसेशंस का सिग्नलिंग करना, ये हमारे स्किन का काम है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 21 to 28 डेज ये नॉर्मल स्किन फॉर्मेशन की स्किन साइकिल रहती है। इसमें अगर ऊपर नीचे हो गया तो बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स हमें दिखाई देते हैं। तो ये तो हो गया स्किन का इन जनरल इंफॉर्मेशन। अगर आप अंदर झांक के देखेंगे तो स्किन के 3 लेयर्स रहते हैं। ऊपर का रहता है एपिडर्मिस, मिडल है डर्मिस, और नीचे का रहता है हाइपोडर्मिस। जो स्किन है ऊपर का एपिडर्मिस है वो वाटरप्रूफ बैरियर रहता है, जो इन्वायरमेंटल पैथोजेंस है, पोल्यूटेंट्स है, उससे हमारा वो प्रोटेक्शन का काम करता है। डर्मिस टफ लेयर रहता है, मिडल वाला, वहां पे स्वेट ग्लैंड्स रहती है। तो स्वेटिंग होना, स्किन में से पसीना निकलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन बहुत निग्लेक्ट हो जाती है और उससे भी स्किन डिसीजेस हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो कुछ स्वेटिंग का काम है उससे हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और आगे हम देखेंगे कि जो कॉस्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है वो क्लॉगिंग करके, यानी हमारे पोर्स बंद करके ये स्वेटिंग रुकवा देते हैं। और फिर आगे जाके होता है क्या, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और नीचे का लेयर है वो है हाइपोडर्मिस, ये जो फोर्स ट्रॉमा है या थर्मो रेगुलेटर का काम करते हैं। जैसे हमने देखा कि बाल हमारे कीराटिन प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, वैसे ही एपिडर्मिस का अपर जो पार्ट है वो कीराटिन नाम के प्रोटीन से बना हुआ रहता है। वो टफ प्रोटीन रहता है और वो ऊपर की तरफ ग्रोथ होती रहती है। और जैसे मैंने बोला कि 21 से 28 डेज में वो फॉल ऑफ हो जाता है और नई स्किन हमें आना स्टार्ट हो जाता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जो हमारे स्किन की जो अंदर इंफॉर्मेशन है वो हमें अभी तक देखी। अब आयुर्वेद ने इसके बारे में क्या बताया है, तो आयुर्वेद ने एक बात बताई है कि जो डिफरेंट थिकनेस है वो मेंशन किए हैं, और जो लेयर
में कौन से लेयर में कमी होने से कौन सा डिसीज होता है, ये पैथोफिजियोलॉजी आयुर्वेद ने डिस्क्राइब की है। और दूसरा एक बात, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ ऊपर से केयर करके कुछ नहीं होता है, इंटरनल केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे जो हमारा जो जठराग्नि है या हम डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, उसके बैलेंस से जो धात्वाग्नि बनता है उससे स्किन की फॉर्मेशन होती रहती है। तो ये जो स्किन की फॉर्मेशन है ये अगेन लिंक्ड विथ योर इंटरनल हेल्थ। तो स्किन बनती है वो ऊपर से नहीं बनती है, स्किन बनने के लिए अंदर के सब एंजाइम, आपकी जो डाइजेशन, लीवर, इस सब का रोल इम्पोर्टेंट है। और जो अगर वो ऊपर नीचे हो गया तो स्किन डिसीजेस हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा आयुर्वेद और स्किन। तो अब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, वो स्किन प्रॉब्लम्स पॉजिटिव फैक्टर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक, उसका भी हमने 3 ग्रुप्स में डिविडेशन किया है। तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक कुछ कॉजेस है, स्किन कैरेक्टरिस्टिक्स है और एसोसिएटेड एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक, जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्ट की एडवर्टाइज आती है ऑयली स्किन के लिए, रफ स्किन के लिए, या और कुछ स्पेसिफिकली बताया रहता है। लेकिन हर एक स्किन का टाइप, हर एक इंडिविजुअल का एज, हर एक इंडिविजुअल की एथनिसिटी, हर एक इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल अलग अलग है। तो उसके लिए स्किन केयर भी अलग अलग रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा कुछ थंब रूल नहीं हो सकता है कि तुम्हारा सबके स्किन के लिए ये एक ही प्रोडक्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फॉलो नहीं करती है। वो ब्लाइंडली कॉमनली सबके लिए एक ही प्रोडक्ट बनाती है। ऑब्वियसली ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप अपने घर में आपके स्किन के हिसाब से वो पर्टिकुलर केयर ले सकते हो। तो एज वाइज हमने जैसे देखा कि वुमन में फेजेस रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस रहते हैं। तो हर एक फेज में, हर एक एज के हिसाब से अलग स्किन केयर ट्रीटमेंट हो सकती है। दूसरा एनाटॉमिकल रीजन, बहुत बार जो आपके स्किन के एक्सपोजर सन से हो रहा है, अगर फेस स्किन का या हैंड्स का, तो पर्टिकुलरली बहुत बार स्किन एनाटॉमिकल रीजन में ही प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि सिर्फ हाथ और पैर पे खुजली आना या डिस्कलरेशन, ऐसे पर्टिकुलर एनाटॉमिकल रीजन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। बीएमआई, जैसे ओबेसिटी है, फैटी है, तो ऑब्वियसली इंटरनल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, तो आपका जो स्किन फॉर्मेशन का काम है वो भी हैम्पर हो जाता है, फिर स्किन प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। देन एथनिसिटी, जैसे हम बोलते हैं कि फॉरेनर्स जो है वहाँ उनको पर्टिकुलरली नोज और नोज के अराउंड पिगमेंटेशन दिखाई देते हैं, रेडिश स्पॉट्स दिखाई देते हैं, तो वो एथनिसिटी से रिलेटेड रहते हैं। देन फिट्सपैट्रिक स्किन टाइप रहता है, स्कोर रहते हैं, जैसे आपका जो स्किन का कलर है उसके हिसाब से आपके स्किन को कितनी तकलीफ हो सकती है, कितनी जल्दी स्किन बर्न हो सकती है, सन बर्न हो सकते हैं, या पोल्यूशन का कितना आपको तकलीफ हो सकती है, इसका स्कोर इस स्किन टाइप से करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, और उससे हिसाब से प्रिवेंटिव केयर ली जाती है। देन जेंडर वाइज मेल स्किन थोड़ी रफ रहती है तो थोड़ा कम प्रॉब्लम रहता है। लाइफस्टाइल, अगेन एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप, ये सब का बैलेंस अच्छे स्किन के लिए इम्पोर्टेंट ही है। देन दूसरी बात है स्किन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्किन के जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, आपका हेल्थ स्टेटस, जैसे कि अगर डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है तो अलग फीचर्स हो जाते हैं। पीएच अगर बदल गया तो जो प्रोटेक्टिव एक्शन है स्किन की वो कम दिखाई देती है, और फिर इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाते हैं। रफनेस, सीबम सिक्रीशंस, ये सब जो चीजें हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि स्किन में ऑयल सिक्रीशंस मिनिमम रहना यानी मॉडरेट रहना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये सिक्रिटेन नहीं होता, फिर ड्राई स्किन हो जाती है। स्वेटिंग रेट, बहुत बार पेशेंट बोलते हैं मुझे ना कितना भी वर्कआउट करूं लेकिन पसीना आता ही नहीं है। इस सब चीजों का प्रॉब्लम स्किन से आ सकता है, रिलेट होता है, और इस पैरामीटर को लेके ही ट्रीटमेंट की जाती है। देन एक्टिव कंपोनेंट्स में बहुत बार डाइटरी एलर्जी, आजकल ग्लूटेन फ्री डाइट, यानी कि जो गेहूं है उससे एलर्जी होने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो वो कम करो, ऐसे कुछ नए ट्रेंड्स डाइट के आ रहे हैं। देन एलर्जेंस है, जो कुछ पोल्यूशन पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, उससे बहुत बार एलर्जी या रैशेस स्किन पे आ जाते हैं।
देन रेडिएशन है, अगर इंडस्ट्रियल वर्क है और उससे रिलेटेड काम है तो रेडिएशन की वजह से, कॉस्मेटिक के ओवर यूज से, ये सब चीजें हैं जो पॉजिटिव फैक्टर फेशियल स्किन के लिए दिखाई देती है या स्किन डिसऑर्डर्स में दिखाई देती है। तो सबसे आजकल दिखाई देने वाला प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स लेके आते हैं कि पोल्यूशन है या सनबर्न है। अभी तो मुंबई में एटमॉस्फेयर ठीक है, लेकिन अगर पूना में या कुछ बहुत सारे लोग बाइक पे ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करने के लिए आधा आधा पौन पौन घंटे वो बाइक पे ही रहते हैं, तब हेलमेट पहनना पड़ता है पर्टिकुलरली। तो जो स्वेटिंग होता है वो फेस के ऊपर बहुत हो जाता है, या उससे स्वेटिंग से क्या होता है, जो पोल्यूशन है वो कैच हो जाता है, क्लॉगिंग हो जाता है, स्वेट पोर्स टोटली बंद हो जाते हैं। उसकी वजह से अलग अलग स्किन डिसीजेस दिखाई देते हैं। फिर जैसे कि मैंने बोला, सनबर्न का प्रॉब्लम बहुत लोगों को रहता है। देन बहुत बार ऐसा रहता है कि स्ट्रेस है, आपका जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है लेडीज लोगों में, इस सब का कनेक्शन एक साथ आके एक दो इकट्ठा कॉजेस से स्किन प्रॉब्लम्स ट्रिगर होना कॉमनली दिखाई देता है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स आजकल सबसे ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले फैक्टर्स है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हम आगे जाके देखने वाले हैं। देन दूसरी बात है ओवर यूज ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्किन प्रॉब्लम्स। ये भी जैसे हमने अनीमिया में देखा कि डिफरेंट डेफिशिएंसीज है, तो उसके प्रॉब्लम स्किन के ऊपर आते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपके बॉडी के ऊपर भी उसके डिफरेंट सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे कि एनीमिया में आपको सिर्फ पेलनेस नहीं दिखेगा, उसके साथ आपको फटीग रहेगा या पाल्पिटेशन रहेगा, या विटामिन सी डेफिशिएंसी में स्कर्वी है, यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन रहता है स्किन के ऊपर विटामिन सी के कमी से, उसके साथ ब्लीडिंग गम भी रहते हैं। तो आप आपने गूगल भी कर दिया तो आपको पता चलेगा कि मे भी आपको ये डेफिशिएंसी है। तो आपका जो डाइट है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ये डाइट ही मेडिसिन बन के काम करेगा। जैसे हमने सेकेंड चार्ट में दिखाई दे रहा है कि आपको मिनिमम आपके जो डाइट में ये सब इंक्लूड करना है। अगर आप स्किन केयर या कुछ आपको प्रॉब्लम है और उसके लिए आप कैसे बोलते हैं ना हम कि मेकअप है वो आपको कवर अप करता है, या कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं तो आप कवर अप करते हैं, लेकिन आपकी जो ओरिजिनल स्किन है वो हेल्दी रहने के लिए ये जो कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम सभी को पता है कि अच्छा हाइड्रेशन स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1.5 से 2 लीटर तक पानी पीना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन सेल्यूलोज फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने पहले भी देखा था एनीमिया के लेक्चर में कि सब्जियों से मिलने वाले जो कुछ कार्ब्स है वो इम्पोर्टेंट है। देन विटामिन ए है, वो ये इसकी डेफिशिएंसी बहुत लोगों में दिखाई देती है, तो ग्रोथ और रिपेयर का स्किन का जो काम है वो करती है। तो कैरेट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। देन विटामिन सी सिट्रस फूड है, जो हम बोलते हैं सोर टेस्ट के, आंवला है, संतरी, मौसम्बी, ये सब आप ले सकते हो। विटामिन ई आलमंड या कुछ जो ऑयल, डाइटरी ऑयल मिलने वाले जो सीजम सीड्स है, तो ये सब उसके सोर्सेस है। और जिंक, तो ये सब जो है वो नरिशमेंट के लिए, स्किन के रीजनरेशन के लिए, रिपेयर के लिए, अच्छे स्किन की जो साइकिल है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये तो होगा इंटरनल। बहुत बार ना जो स्किन डिसीजेस रहते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से, या पर्टिकुलरली पता रहता है कि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां हैं जिनको अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो पर्टिकुलरली वहां पे डेफिशिएंसीज दिखाई देती है। तो वहां पे उसका एक्सटर्नल यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम पेशेंट को या कुछ जो कंप्लेंट्स लेके छोटे टीनेज गर्ल्स रहती है उनको बोल देते हैं कि विटामिन ए, विटामिन ई के कैप्सूल मिलती है, वो कैप्सूल ब्रेक करो, आपके ऑयल में डालो और वो ऑयल से आप मसाज करो तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी और उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नहीं तो जैसे मैंने मेंशन किया है, ये कुछ जो सिंबलिक फूड ग्रुप्स वहां पे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी के वजह से ड्राइनेस आता है या रिंकल्स स्किन में दिखाई देते हैं। अगर बादाम का तेल आपको मिलता है रेडीमेड, उससे आप मसाज किया तो वो जो प्रॉब्लम है वो कम होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे इंटरनल न्यूट्रिशन है, वैसे एक्सटर्नल भी विटामिन ए और विटामिन ई का हम यूज करने के लिए पेशेंट को बोल देते हैं। देन उसके बाद में आने वाला कॉमन प्रॉब्लम है ओवर यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स।
इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन अलर्ट आपको जरूर करूंगी। आजकल मेकअप करना फैशन हो गई है। 9वीं 10वीं के बच्चे भी बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज कर देते हैं। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सबसे ग्रो होने वाली इंडस्ट्री है, सबसे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहने वाली इंडस्ट्री है और नेवर एंडिंग इंडस्ट्री है। तो इसमें कंपटीशन भी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये कंपटीशन में रहने के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक जो कंपनीज है वो स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स बनाते हैं। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अच्छे स्किन डिसीजेस, डल स्किन रहेगी या कुछ रैश रहेगा तो टेम्पररी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। तो उसकी वजह से उसको अच्छे प्रोडक्शन ये मिल जाता है। लेकिन ये स्टीरॉयड बेस्ड लॉन्ग टर्म के लिए अगर यूज कर रहे हो तो अलर्ट हो जाओ, या कुछ आप ले रहे हो ट्रस्टेड कंपनीज का, ट्रस्टेड डॉक्टर के पास से ऐसा ही आपने लिया तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये स्टीरॉयड बेस्ड अगर लॉन्ग टर्म के लिए क्रीम्स यूज हो गए तो कैंसर तक प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो ओवर यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स ये बहुत ज्यादा आजकल की कॉमनली बढ़ने वाला बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इवन लिपस्टिक में जो एल्यूमिनियम रहता है वो एनीमिया का कॉज दिखाई देता है। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स स्किन कैंसर पैदा करने में पॉजिटिव फैक्टर का काम करते हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि आपकी स्किन है जो वैसी है, वहां से उसकी जो क्वालिटीज है वो केयर करके मेंटेन करो, ना कि उसके ऊपर मेकअप लगा के कवर अप करके कितनी अच्छी है दिखाने की कोशिश करो। सो इंटरनल ब्यूटी इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे रिस्क ग्रुप कौन से है? वर्किंग वुमन है, सुबह 6 बजे निकल जाती है, रात को 8 बजे घर पे आती है, क्या कर सकती है वो स्किन केयर के लिए? ऑब्वियसली ट्रैवलिंग होता है, फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएटेड वर्क्स, वहां पे भी कॉस्मेटिक का ओवर यूज है। देन पोल्यूशन तो आजकल बहुत दिल्ली में तो इतना पोल्यूशन है कि बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स एब्रप्टली बढ़ रहे दिखाई दे रहे थे 6 महीने पहले, लॉकडाउन के पहले ऑफ कोर्स। तो ये सब जो चीजें हैं, पेरीमेनोपॉजल में एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो ड्राई स्किन के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। हेरिडेटरी प्रॉब्लम की वजह से स्किन प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। तो ये सब रिस्क ग्रुप्स है, यहाँ पे उनको खुद को अलर्ट होके केयर लेना है। तो यहाँ तक हमने देखा कि पॉजिटिव फैक्टर्स में इन्वायरमेंटल, ओवर यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स और आपका इंटरनल न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि कौन से कॉमन फेशियल प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं और आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी से हम उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डार्क सर्कल्स सभी को रहते हैं, आज नहीं तो कल आ जाते हैं। पेरीमेनोपॉजल एज में तो बहुत कॉमन दिखाई देते हैं। डार्क स्पॉट्स पर्टिकुलरली आपके बिलो योर आईज आपको दिखाई देते हैं, वांग उसे हम बोल सकते हैं। डल स्किन की तो कंप्लेंट आजकल टीन एज में भी दिखाई देती है। फ्रिकल्स, ये टिपिकली आपके नोज और आपके जो अराउंड द नोज, नेजल एरिया हम जैसे बोलते हैं, यहाँ पे पूरा स्पॉट्स आ जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। देन ब्लैक हेड्स, पिंपल्स, ड्राई स्किन और रिंकल्स जो एजिंग का साइन बोला जाता है, ये कॉमनली दिखाई देने वाले प्रॉब्लम्स है, बहुत कॉमन है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये कुछ पिक्चर्स है आपको समझ में आने के लिए यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। डार्क सर्कल का फर्स्ट पिक्चर है, सेकंड डार्क स्पॉट्स का है। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रिकल्स टिपिकली नोज और पेरीनेजल एरिया पे रहते हैं। रिंकल्स है, देन डल स्किन है और फोर्थ इज ब्लैक हेड्स है, टिपिकली नोज के टिप के ऊपर दिखाई देते हैं। वो इंटरनल फैक्टर से भी जुड़े रहते हैं, जंक फूड या ऑयली फूड, इससे सबसे वो कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट करने के लिए आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी का अब जो है वो बहुत अच्छा काम दिखाई देता है। तो आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी ये एक सेपरेटली स्टडी की हुई ब्रांच है, जिसमें हम ऐसे हर्ब्स के ग्रुप्स देखेंगे जो स्किन के ऊपर ही सिर्फ काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आने वाला ग्रुप है वो है एंटी एजिंग या वयस्थापन हम उसे बोलते हैं। इसमें जो कुछ हर्ब्स है वो आपकी जो स्किन का एजिंग है वो कम कर देते हैं। जैसे हमको एडवर्टाइज में देखा है, फ्री रेडिकल कम कर देते हैं, फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल अगर न्यूट्रलाइज हो गए तो सेल को हार्म नहीं होता है, सेल मरती नहीं है, सेल वैसे ही रहती है, उसकी एज बढ़ जाती है। तो ये एज ऑटोमेटिकली सेल का बढ़ गया तो आपका एज कम लगता है, तो ये एंटी एजिंग का काम करती है।
और इसमें हम जो त्रिफला है या आंवला है, ये सब जो कॉमनली मिलने वाली दवाइयाँ है वो एंटी एजिंग का काम करती है। और आजकल इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एंटी एजिंग मिरर के लिए ये लेडी ट्राई कर रही है, या ऊपर के कोट में आई विल नॉट लेट एज चेंज मी, आई विल चेंज द वे आई एज। तो एजिंग तो सभी को होने वाली है, एज वाइज हमारे पूरे शरीर पे चेंजेस तो आने ही वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि 50 में ही हम 60-70 के लगने लगे, या 30 उम्र है हमारी और हम 40 के नियर बाय लगने लगे, तो ये किसी को भी पसंद नहीं है। तो जो एंटी एजिंग जो हर्ब्स है, इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को। देन सेकेंड जो कॉस्मेटोलॉजी में टर्मिनोलॉजी आती है वो है फेयरनेस के लिए, या वर्ण्य हम बोलते हैं। तो ऑब्वियसली आयुर्वेद को भी ये एक्सेप्टेड नहीं है कि जैसे पहले पिक्चर में ये गुलाब जामुन का 14 डेज के बाद रसगुल्ला हो गया, ऐसे फेयर लेडी अचानक से हो जाती है, ये डेफिनेटली एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन टैनिंग जो होता है, या जैसे हमने देखा कि वर्किंग वुमन है, सन बर्न होते हैं या टैन होते हैं स्किन एक्सपोज होने से, पोल्यूशन की वजह से, या टिपिकली एथलीट्स रहते हैं, या इवन हमारे बच्चे जब नाना नानी दादा दादी के पास जाके समर वेकेशन में 2-2 महीने खेलते ही रहते हैं, तो वो पूरे काले हो जाते हैं। तो वहां पे जो उनके ओरिजिनल स्किन है वो अच्छे से ग्लो होने वाली ये सब मेडिसिन है। यहाँ पे मंजिष्ठा, चंदन, यष्टि, इन मेडिसिन का हम यूज करते हैं। देन थर्ड इज आपका जो है वो संधानीय वेयर एंड टेयर जो होता है, बहुत बार जो ब्रिस्टल्स आ जाते हैं, पिंपल्स जो पैदा होते हैं, उसमें पस हो जाता है। तो ये जो कुछ है, या कुछ हमें एक्सटर्नल इंजुरी हो जाती है, तो वो वेयर एंड टेयर अच्छा करने से। और जो दूसरा है व्रणरोपण, बहुत बार ये कॉस्मेटिक हो जाता है कि स्किन के ऊपर कुछ तो एक्सीडेंटल इंजुरी हो जाती है, तो फिर टाके वहां पे ये हो जाते हैं। तो वो जो दाग है वो इसके वजह से आने वाले, इंजुरी की वजह से आने वाले, वो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। तो वहां पे हम ये व्रणरोपण, संधानीय और जो वर्ण्य हमने देखा पहले, उसका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके वो हम कॉस्मेटिकली रिपेयर कर देते हैं। देन जो त्वचा, जो हमारी स्किन को नर्चर करने वाली मेडिसिन से, जैसे हमने देखा कि टिपिकली हॉस्टेलाइट्स रहते हैं, या पोस्टपार्टम बहुत बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज दिखाई देती है, या इवन ड्यूरिंग ओल्ड एज या आफ्टर मेनोपॉज विटामिन ए, सी, ई की डेफिशिएंसी, डी की डेफिशिएंसी दिखाई देती है। आपका एस्ट्रोजन कम होता है तो ड्राइनेस दिखाई देता है। तो ये सब नरिशमेंट करने वाली जो मेडिसिन है वो त्वचा यानी कि या वहाँ प्रॉब्लम के तौर पे हम यूज करते हैं। देन आगे आने वाला चीज है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो जैसे हमने देखा कि ये टिपिकली स्किन डिसीजेस का जो प्रेजेंटेशन रहता है कि एलर्जेन की वजह से एक्जिमा है, उसके वजह से आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहां का जो सेल है वो रेड हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है, तो उसका जो एज है वो कम हो जाता है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है वो कम कर देने वाला ये ग्रुप है हर्ब्स का। तो वो टिपिकली स्किन डिसीजेस में यूज किया हुआ जाता है, या पिंपल्स वगैरह इसके तौर पे। और लास्ट में जो है वो है त्वक रसायन, जो रेजुन्युएशन का काम करती है। और यहाँ पे जो जैसे हमने देखा कि 21 to 28 डेज की साइकिल रहती है न्यू स्किन फॉर्मेशन की, तो वो साइकिल अच्छा करने में, उस अच्छी स्किन जो चाहिए वो इंटरनली लेने वाली ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो अच्छी स्किन फॉर्मेशन में सपोर्ट करने वाले मेडिसिन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉमन आने वाले जो प्रॉब्लम्स थे वो डार्क आइज, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि विटामिन ई के डेफिशिएंसी से ये होता है। तो बादाम ऑयल से अगर हमने थोड़ा सा मसाज किया तो वो कम होते हुए दिखाई देते हैं, या कुकुम्बर हम ऊपर से रखते हैं। तो उसके अलावा हम जो वर्णीय गण है उससे मेडिकेटेड अगर ऑयल है या उससे बने हुए फेस पैक अगर हमने यूज किए तो डार्क स्पॉट्स में भी और डार्क सर्कल में भी वो बहुत अच्छा काम किए दिखाई देते हैं। देन दूसरा जो हमने देखा फ्रेकल्स, ये टिपिकली फॉरेन कंट्रीज के लोगों में दिखाई देता है, बहुत बार इंडिया में दिखाई देता है लेकिन ज्यादा परसेंटेज वहां पे है। तो यहाँ पे भी वर्ण्य और जो हमने एंटीऑक्सीडेंट यानी एजिंग कम करने वाली जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन देखे वो हम यहाँ पे फेस पैक के तौर पे यूज करते हैं। व्रिंकल अगेन जैसे हमने देखा एंटी एजिंग मेडिसिन ऑयल में बेस बना के मसाज के लिए पेशेंट को बोलते हैं। देन फेस पैक यूज नहीं करते हैं रिंकल के लिए, रिंकल के लिए ऑयल बेस्ड मसाज ही हम यूज करते हैं।
देन डल स्किन के लिए बहुत बार डल स्किन एस्ट्रोजन के कमतरता से आती है या और कुछ जो प्रॉब्लम है, अगेन जो प्रॉब्लम है वो पहले आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। ब्लैक हेड्स आपका इंटरनल, जैसे मैंने बोला, ऑयली खाना या जंक फूड, ये भी उसका रीजन हो सकता है। तो स्वेटिंग, थोड़ा सा जो स्टीमिंग की प्रोसेस है वो करके उसके साथ हम वहां पे वर्ण्यगन का फेस पैक लगा के वो कम कर सकते हैं। ऐसा हम क्लिनिकली प्रैक्टिस में करते हैं। तो ये हो गया कॉमनली जो हम फेशियल स्किन के आने वाले प्रॉब्लम्स में आयुर्वेद की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। देन अगेन जैसे हमने बाल की हेयर प्रॉब्लम के लेक्चर में देखा था, वैसे ही है, प्रकृति के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी स्किन टाइप रहती है, उसका रिफ्लेक्शन आपकी स्किन के ऊपर आ जाता है। तो वात, पित्त और कफ, ऐसे 3 टाइप्स की आपकी स्किन रहती है। तो वात टाइप ऑफ स्किन में आपने देखा तो ये बहुत ड्राई स्किन रहती है, अनइवन टोन रहता है उसका, कलर जो रहता है वो कभी ऊपर नीचे दिखाई, यानी थोड़ा सा स्किन के ऊपर अच्छा दिख रहा है लेकिन नेक के ऊपर डल है, या कुछ हाथ के ऊपर पैचेस है, ऐसा अनइवन सब स्किन का कलर भी रहता है। और उसमें फाइन लाइन और रिंकल बहुत ज्यादा दिखाई देती है, और जो टेक्सचर है वो रफ रहता है, और फाइन पोर्स रहते हैं जो स्वेटिंग का काम करते हैं। तो वात प्रकृति का अगर हेयर आपका स्किन टाइप रहेगा तो ऑलवेज दे कंप्लेन 2-3 बार मॉइस्चराइजर नहीं लगाया तो नहीं चलता है मैडम, इतना ड्राइनेस स्किन में रहता है, ऐसे टिपिकल कंप्लेंट पेशेंट की रहती है। तो ड्राई स्किन का प्रॉब्लम, रिंकल का प्रॉब्लम, अर्ली एजिंग के साइंस है वो बहुत ज्यादा वात प्रकृति टाइप ऑफ स्किन में दिखाई देते हैं। अगर आप अभी 20-30s में हो, जो सुनने वाला ऑडियंस है, और अगर आपकी वात प्रकृति है तो डेफिनेटली 50-55 तक ही आपके रिंकल्स और ये जो टोन है वो कम हो जाना स्टार्ट हो जाता है। देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक तो हम खुद आप पहचान करो कि आपकी कौन सी टाइप है, और आगे मैंने वहां पे एक्सटर्नल क्या केयर लेनी है और इंटरनल क्या केयर लेनी है वो मेंशन किया है। तो वात टाइप ऑफ स्किन के लिए वात शामक मेडिकेटेड ऑयल, या जैसे मैंने बोला कि वर्णीय जो गण है वहां से मेडिकेटेड ऑयल जो है वो मॉइस्चराइजर के तौर पे या ऑयल मसाज के तौर पे यूज किया। वैसे फेस पैक आपने यूज किए। एंटी एजिंग मेडिसिन जो मैंने बताए थे वो इंटरनली आपने लेना स्टार्ट किया, या त्वक रसायन जो मैंने बताया था वो इंटरनली लेना स्टार्ट किया। तो वो अभी से अगर स्टार्ट किया तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देंगे। और इंटरनली भी ये जो वात टाइप ऑफ स्किन रहती है या वात टाइप ऑफ पर्सन रहते हैं, वो इंटरनल मॉइस्चराइजर भी उनको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वहां पे मृदु अनुलोमन है, या नस्य मैंने जो बोला था नेजल ऑयल एप्लीकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट्स मेडिसिन, ये सिंपल त्रिफला है जो आप गर्म पानी में 1 टेबलस्पून ले सकते हो। देन पित्त टाइप ऑफ आपकी स्किन है तो पित्त टाइप की स्किन बहुत फेयर रहती है, बहुत सेंसिटिव रहती है, थोड़ा भी टेम्परेचर वेरिएंस हो जाए तो उसके ऊपर रेडिशनेस, इन्फ्लेम्स के साइंस दिखाई देते हैं। नेचुरली वो वार्म लगती है, अगर आपने हाथ लगा के देखा तो वो गर्म रहते हैं जो कुछ पित्त टाइप के इंडिविजुअल्स रहते हैं। और वो फ्रिकल्स के लिए जैसे मैंने बोला कि नाक और पेरिनेजल एरिया में जो स्पॉट्स आते हैं या मोल्स है उसके लिए बहुत प्रोन रहते हैं। तो पिंपल्स, देन रोजाशिया, टी रीजन में टिपिकल जो आपका ऊपर का रीजन और ये नाक, ये टी जो बनता है वहां पे सेंसिटिव स्पॉट्स आना, ये कॉमनली सिम्टम्स पित्त टाइप ऑफ स्किन में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे कोल्ड वॉश है, दिन में 2 बार ठंडे पानी से अच्छे से फेस वॉश लेना। देन पित्त शामक मेडिसिन का फेस पैक लगाना, जैसे चंदन है, मंजिष्ठा है, इसका सारीवा है, आमलकी है, इसका फेस पैक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेंटल स्क्रबिंग रिक्वायर्ड, ज्यादा स्क्रब नहीं कर सकते ऐसे टाइप ऑफ। और इसके स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स है वो भी उसको माइल्ड लगाने के लिए बोलते हैं। इंटरनली आवड़ा जूस डेली बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, मेडिकेटेड घी। देन जो हाइड्रेशन है स्किन का वो मेंटेन करने के लिए वाटर के साथ साथ अगर आवड़ा या कोकम का शरबत या कोकोनट वाटर उन्होंने लिया तो स्किन भी अच्छी दिखाई देती है। देन कफ टाइप ऑफ जो स्किन रहती है वो ऑयली रहती है, डल रहती है, थिक रहती है वो, और बहुत बड़े पोर्स रहते हैं, इजीली स्वेटिंग होता है, और थोड़ा भी काम वर्कआउट किया तो स्वेटिंग दिखाई देता है।
तो यहाँ पे ऑयली स्किन की वजह से टिपिकली जो पोल्यूशन पार्टिकल्स है या कुछ डस्ट है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है, वो जो हमारे स्वेटिंग पोर्स है वहाँ पे अटक जाती है, तो ऑटोमेटिकली उससे इन्फ्लेमेशन होके या जो सिस्टिक टाइप के पिंपल्स है, एक्ने है, वो वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे वार्म वाटर, और अगर बहुत सारा ऑयल है फेस के ऊपर तो टिश्यू पेपर से कंटिन्यूस चेहरा साफ करना। देन क्लींजिंग, जो स्क्रबिंग है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला, बड़े स्वेट पोर्स रहते हैं और वहाँ पे पोल्यूशन पार्टिकल्स अटक जाते हैं, तो वो क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्फेक्शन ना हो इसके वजह से। तो स्क्रबिंग अच्छे से होना इस टाइप ऑफ स्किन में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंटरनली त्रिकटु पाउडर या शुंठी पाउडर, ये कफ टाइप ऑफ स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया प्रकृति और स्किन टाइप के हिसाब से। देन आगे आता है कि हम एक्सटर्नल एक थंब रूल क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, इंडिविजुअली तो हर एक टाइप ऑफ स्किन है, एज है, तो सभी को अलग अलग स्किन केयर हम रिकमेंड करते हैं। लेकिन एक थंब रूल के हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि बाहर से आ गए तो पहले फेस वॉश से या माइल्ड जो कुछ सोप है उससे आप अपना फेस क्लीन करो। अगर आप वर्किंग हो तो ऑफिस में पहुंचने के बाद बीच में एक बार, और आते टाइम घर में आने के बाद, ऐसा 3 टाइम्स तो अच्छे से वॉश करो अपने फेस को। ऑयल मसाज 2 या 3 बार हफ्ते में वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं है अवेलेबल मेडिकेटेड ऑयल, तो तिल तेल है वो बेस्ट है, उसमें विटामिन ए, सी, ई सब है, तो वो मसाज आप कर सकते हो। फेस पैक्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन 2 टाइम्स आपने लगाया और जेंटल स्क्रबिंग करके वो निकाल दिया, तो उससे भी बहुत ज्यादा उद्वर्तन, जैसे हम उठना लगाते हैं दिवाली में, तो उससे वो स्क्रबिंग की भी प्रोसेस होती है और फेस पैक की तरह वो काम भी करता है, तो वो डबल एडवांटेज उससे मिलता है। स्टीम, जैसे कफ टाइप ऑफ है तो स्टीमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वात टाइप में भी है, पित्त में नहीं स्टीमिंग हो गया तो भी वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। इंटरनल आपको क्या करना है, तो एटलीस्ट आप जब आंवला या जो हम पाउडर मिलता है, फ्रेश मिलता है, तो उसका जूस निकाल के डेली ले लिया, तो वो विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। त्वक रसायन, जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक वर्किंग वुमन हो, पोल्यूशन से एक्सपोज हो, सन से एक्सपोज हो, ट्रैवलिंग है आपको डेली, तो डेफिनेटली त्वक रसायन डेली आप यूज कर सकते हैं। ये रसायन है, इससे आपको लॉन्ग टर्म लेने से भी कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है। देन गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन, पानी, शरबत ये पीते रहना चाहिए। प्लेंटी, जो हमने न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी देखा, तो सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है वो अच्छे स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो दिन में एक फ्रूट तो जाना ही चाहिए, सीजनल जो कुछ रहेगा, तो अच्छे अमाउंट में वेजिटेबल्स जाना, ये सब स्किन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ तक हमने कॉमन फेशियल प्रॉब्लम्स और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसे की जाती है ये देखा। अब हम देखेंगे कॉमन स्किन डिसीजेस कौन सी है और आयुर्वेदिक मैनेजमेंट कैसे होते हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत वास्ट है, बहुत सारे स्किन डिसीजेस होते हैं। ये एक्चुअली एमडी का 3 ईयर का टोटली टॉपिक हो सकता है, लेकिन हम 10 मिनट में इसको समरी के तौर पे देखेंगे। कॉमनली जो प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं वो है एक्जिमा, सोराइसिस, एक्ने, रोज़ेशिया, इक्थायोसिस, विटिलिगो, हाइव्स एंड डर्माटाइटिस। तो यहाँ पे जो एक्जिमा है वो सबको पता रहता है कि इचिंग होता है, रैश आती है, और बहुत ज्यादा इतना इचिंग रहता है कि पेशेंट वो सबसे ज्यादा मेरी इचिंग कम कर दो, ऐसी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो रैश का भी उनको ज्यादा तकलीफ नहीं रहती है, लेकिन इचिंग ही बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा पेनफुल और तकलीफ देने वाली कंप्लेन उनके लिए रहती है। तो ये जो एक्जिमा है, जैसे हमने देखा कि एलर्जेन के तौर पे दिखाई देता है, डस्ट पार्टिकल्स है, पोल्यूशन है, या कुछ सीजनल चेंज भी हो गया, तो पर्टिकुलरली जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो ये एक्जिमा बढ़ जाता है, ऐसे दिखाई देता है। बहुत बार इंटरनल डाइटरी फैक्टर्स हमने जैसे देखे थे कि डेयरी प्रोडक्ट्स है, पनीर खाया या चीज खाया, तो ये एक्जिमा बढ़ जाता है। तो ये जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारी जो इंटरनल स्किन फॉर्मेशन की प्रोसेस है, ये सबको हैम्पर करके आने वाला ये एक्जिमा डिसीज है, जिसकी ट्रीटमेंट इजी नहीं है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए 6 से 9 महीने तक इंतजार करना पड़ता है, अगर बहुत दिनों 2-3 साल से है तो। अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल टाइप ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स। सोराइसिस, जिसमें स्किन फॉर्मेशन है वो प्रोसेस से हैम्पर हो जाती है,
स्किन जल्दी फॉर्म होती है, उसके वजह से स्केली और स्किन ऊपर से फ्लेक आउट होना स्टार्ट हो जाता है। एक्ने आजकल ये बहुत ज्यादा टीनेज के ग्रुप में लाइफस्टाइल चेंज की वजह से आने वाला प्रॉब्लम्स है। पिंपल्स इतने सिवियरिटी से देखे जाते हैं कि उसके ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत बार पंचकर्मा इंटरनल मेडिसिन ज्यादा करनी पड़ती है। देन रोजाशिया, ये टिपिकली पित्त प्रधान टाइप के स्किन में दिखाई देता है। टिपिकली नोज के अराउंड या जो हमारा ये पेरीनेजल एरिया है, अगर आपने बहुत टाइम किचन में काम किया या बहुत टाइम आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, हीट में ट्रैवलिंग यानी कि अच्छे सन टेम्परेचर ज्यादा रहता है तब आपने ट्रैवलिंग किया समर सीजन में टिपिकली, तो टिपिकल रेडिश स्पॉट्स आ जाते हैं और वो फिर कम हो जाते हैं। तो ये रोजेशिया इसको हम बोलते हैं, पित्त प्रधान रहता है। इक्थायोसिस, स्केली, जो हम मछली के ऊपर स्केल्स देखते हैं ना, वैसे स्किन हो जाती है। बहुत बार ये टिपिकली हैंड्स के ऊपर और लेग के ऊपर दिखाई देती है और उसमें इतना ज्यादा इचिंग रहता है और जो शेड ऑफ होता है वो स्केल्स में शेड ऑफ होता है। देन विटिलिगो, ये बहुत थोड़ा क्योर करने के लिए डिफिकल्ट टाइप ऑफ डिसीज है। देन हाइव्स, जिसे हम शीत पित्त बोलते हैं, वहां पे छोटे छोटे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। और डर्माटाइटिस, जो इन्फ्लेमेशन है स्किन का, ये कॉमनली दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ साथ और जो एसोसिएटेड फैक्टर है, तो बहुत बार मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रहते हैं पेशेंट को, जो हम बोलते हैं कि डाइजेस्टिव फायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो बदल गया तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर हार्मोनल डिसऑर्डर्स, साथ में पीसीओडी रहता है, फिर पिंपल्स रहते हैं, फिर पिंपल की वजह से ड्राई स्किन, तो सब कॉम्प्लिकेटेड इंटरमिंगल्ड होके पेशेंट वहां पे आता है। हेरिडेटरी बहुत बार दिखाई देता है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये सब होके वो एग्रीवेटेड स्किन डिसऑर्डर्स डॉक्टर के पास आता है। तो वहां पे जो आयुर्वेद की मैनेजमेंट है उसमें पहले पंचकर्म का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बार स्किन डिसीजेस की सिवियरिटी इतनी ज्यादा रहती है या जो कुछ प्रोग्नोसिस रहता है वो इतना बैड रहता है कि पंचकर्म मस्ट हो जाता है। तो वहां पे वमन, विरेचन, बस्ती, ये ट्रीटमेंट देके, रक्त मोक्षण इवन वो देके उनके जो सारे टॉक्सिन्स है वो निकाल दिए जाते हैं। उससे फिर जो हमारा डाइजेस्टिव फायर वो अच्छे से स्टिमुलेट हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो नॉर्मल स्किन फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो हम जो स्किन डिसीजेस के लिए टिपिकली पेशेंट आते हैं उनको बोलते हैं कि 28 डेज का साइकिल स्किन का है, तो मिनिमम आपको वहां तक मेडिसिन लेना विदाउट एनी ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं होता है कि 10 दिन के मेडिसिन लिए और वो कम हो गया। तो ये जो टोटल प्रोसेस है अगर आपको बदलनी है तो लॉन्ग टर्म 3 to 6 मंथ्स आपको मेडिसिन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो बाद में पंचकर्म और डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद मेडिसिन हेल्दी स्किन बनने के लिए, जैसे हमने बोला कि त्वक रसायन जो स्किन फॉर्मेशन में अच्छा काम करते हैं, वैसे मेडिसिन या जो कुछ मेंटेनेंस डोज के लिए वो फिर से दोबारा न हो, इसीलिए कुछ डाइटरी चेंजेस या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस पेशेंट को हम बताते हैं, तो उससे वो स्किन डिसीज कंट्रोल में रहता है। लेकिन स्किन डिसीजेस में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे कि रेनी सीजन आ गया, जैसे कि वहाँ एकदम ड्रास्टिक क्लाइमेट में चेंज हो गया, यहाँ से हम अच्छा समर सीजन है, अच्छी धूप है और आप एब्रप्टली शिमला ठंडी मौसम में चले गए, तो वो ऊपर नीचे होते रहता है। तो वो मेंटेनेंस डोज आपको लेना, जैसे कि स्किन डिसीजेस की पैथोफिजियोलॉजी है उसके हिसाब से लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया आयुर्वेदिक मैनेजमेंट के तौर पे। तो फोकस सिर्फ इंटरनल केयर नहीं रहता है आयुर्वेद में, एक्सटर्नल केयर नहीं रहता है, इंटरनल भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। जो स्किन डिसीज है उसके बारे में बोल रही हूँ, जो फेशियल प्रॉब्लम है वो तो मैंने कॉस्मेटोलॉजी में कवर कर दिया, जो लेप बोले है, जो कुछ फेस पैक बोले है या कुछ ऑयल मसाज बोला है उसमें हो जाता है। लेकिन जो स्किन डिसीज के रिप्रेजेंटेशन में आते हैं उनको पंचकर्म या ये जो कुछ मेडिसिन है मेंटेनेंस डोज के तौर पे लेने हैं या कुछ लाइफस्टाइल या डाइट हम बदल के देते हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए लेना ही पड़ता है। तो ये कुछ की मैनेजमेंट है आयुर्वेदा की। देन ये एक सीजन वाइज स्किन केयर आयुर्वेद में बताई है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि समर में कॉमनली जो है वो सनलाइट की वजह से स्किन प्रॉब्लम, सनबर्न है
या बहुत बार ऐसा दिखाई देता है कि जो ट्रैवलर्स है उनके लिए डल स्किन है, टैनिंग होता है, ये सब दिखाई देता है। तो सनस्क्रीन यूज करते टाइम पे भी मैंने बोला कि स्टेरॉइड बेस आपको नहीं यूज करने हैं, ट्रस्टेड अच्छे ब्रांड के जो कुछ मालूम है वो फिर से आपको रिसर्च करके ही यूज करने हैं। देन वहां पे स्किन बहुत डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है सन बहुत सारे टेम्परेचर की वजह से। तो नरिशमेंट के लिए इंटरनल हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ हम आप स्किन के नरिशमेंट के लिए कोकोनट ऑयल या एलोवेरा जेल जो है वो आप अच्छे से मसाज करके जहाँ की स्किन एक्सपोज हो रही है, जैसे कि फेस की है या टिपिकली हैंड की है, तो वहां पे लगा सकते हो। रेनी सीजन है, ये वात का काल हम आयुर्वेद में बोलते हैं, वहां पे बहुत सारे स्किन डिसीजेस एग्रीवेट हुए हुए दिखाई देते हैं। तो वहां पे इंटरनल ड्राइनेस का भी ख्याल रखना न हो, इसका ख्याल रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टिपिकली यहाँ पे रफ स्किन या इचिंग या अगर कुछ स्किन प्रॉब्लम है, डिस्कलरेशन है या कुछ हाइपर पिगमेंटेशन है, वो बढ़ जाता है। इचिंग पर्टिकुलर स्किन डिसीजेस का इस सीजन में बड़ा ही दिखाई देता है। तो वहां पे मॉइस्चराइजर्स अच्छे से यूज करना, ऑयल मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंटरनली भी ड्राइनेस ना हो, इसीलिए मृदु अनुलोमन या बस्ती जैसे ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। विंटर में जैसे हमने देखा कि कोल्डनेस और विंड की वजह से ड्राइनेस आता ही है, सभी को आता है, लेकिन वो एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनली आपने अगर देखा तो ये बेस्ट सीजन है जहाँ पे आपकी स्किन अच्छे से तैयार होती हुई दिखाई देती है। जो आपका धात्वाग्नि है, आपका जो डाइजेस्टिव फायर है, वो सबसे अच्छा इस सीजन में रहता है। तो पोषण जो बोलते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो नरिशमेंट के लिए, स्किन अच्छी होने के लिए अगर आपने यहाँ पे मेडिसिन लिए तो रसायन जैसे हमने बोला, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। और अक्टूबर हीट अगेन दिस पीरियड अभी स्टार्ट हो रहा है या हो गया है, हम बोल सकते हैं। ये अक्टूबर हीट का जो पीरियड है ना, वो बहुत डेंजरस रहता है। पहले तो रेनी सीजन रहता है, फिर अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर अचानक से ठंडी आके टेम्परेचर गिर जाता है। तो बीच में स्किन प्रॉब्लम्स पित्त रिलेटेड जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं, जैसे कि पिंपल्स है या जो रेडनेस, इन्फ्लेमेशन के साइन दिखाई देने वाले जो डर्माटाइटिस है वो बड़े हुए दिखाई देते हैं। हाइज है, जैसे शीत पित्त हम बोलते हैं, वो इस पीरियड में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे पित्त कम करने वाली मेडिसिन, जैसे हम अच्छे से ठंडा दूध ले सकते हैं या आंवला शरबत ले सकते हैं। ये इतना भी अपने क्या बोलते हैं हम, मेडिसिन के तौर पे डाइटरी चेंजेस कर दिए। कोकोनट वाटर है या कोकोनट की बर्फी है टिपिकल, उससे भी वो स्किन प्रॉब्लम्स वहां से कम होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सीजन वाइज केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आयुर्वेद ने बताए हैं। फिर जो टिप है बीच में भी मेरे स्किन बताई थी रिगार्डिंग टू फेशियल स्किन, लेकिन यहाँ पे हम सम अप करेंगे। ऑयल मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीकली ट्वाइस आपको करना है। एडेक्वेट वाटर आपको लेना है दिन में। एक्सरसाइज, आपकी स्लीप, आपके जो बाकी सब डाइटरी फैक्टर्स है, ऑयली का खाना कम, ये सब आपके स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो उसका ख्याल रखना भी अच्छे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मेडिटेशन, जो फेशियल एक्सरसाइज है, या लाफिंग क्लब्स बहुत फेमस हो गए थे बीच में। तो फेस के जो मसल्स है उसके लिए जो एक्सरसाइज आप करते हो वो ऑटोमेटिकली सर्कुलेशंस बढ़ाते हैं वहां का, और सर्कुलेशंस बढ़ने से वो स्किन का जो टोन है वो अच्छा दिखाई देता है। तो वो भी जो मेडिटेशंस में स्किन के सॉरी फेशियल स्किन के रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। त्रिफला चूर्ण आप डेली ले सकते हो। और जैसे मैंने बताया अभी सीजन वाइज केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो अब हो गया कॉमन फेशियल डिसऑर्डर्स हमने देखे। स्किन डिसऑर्डर्स में आयुर्वेद की मैनेजमेंट कैसी होती है ये हमने देखा। बहुत बार छोटे छोटे प्रॉब्लम स्किन में हम निग्लेक्ट करते हैं और वो कैंसर की तरफ जाते हैं। तो ये सिर्फ अलर्ट करने वाली स्लाइड में मैंने यहाँ पे डाली है। कैंसर, जो स्किन कैंसर रहते हैं वो टिपिकली बेसल सेल कैरिसिनोमा, स्क्वामस सेल और मेलानोमा, ऐसे 3 टाइप के कैंसर सेल रहते हैं। तो जो कुछ हमारे पार्ट्स है जो सन को एक्सपोज होते हैं वहां पे से वो सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपका फेस है या आपका स्काल्प है या आपके ईयर है, नेक है, जो रीजन आप जो टिपिकल सन से एक्सपोज होते हैं वहां से वो रैश है या जो हम टिपिकल पिक्चर्स में देख रहे हैं वैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो अगर वो नहीं जा रहे हैं, अगर वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उनको निग्लेक्ट मत करो। आपके डॉक्टर के पास जाके उनसे पूछो कि ये सिंपल कुछ
हाइपर पिगमेंटेशन है या कुछ इंटरनल डिसीज के तौर पे आने वाला है या कैंसर की तरफ जाने वाला साइन है। बॉबी मरे बोल के एक बहुत अच्छा ये था अमेरिकन, तो उनको एक मोल आया था छोटा सा, वो कैंसरस होके अगले स्टेज में पहुंच गया था। तो ये बहुत बार कैंसर जो है वो निग्लेक्ट हो जाता है। तो स्किन प्रॉब्लम्स का प्रेजेंटेशन जब कैंसर की तरफ हो रहा है तो अलर्ट रह के ट्रीटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्लिनिक में मुझे पूछा जाता है कि स्किन केयर प्रोटोकॉल फॉर वर्किंग वुमन, जैसे मैंने बताया 3 टाइम आपको कंपलसरी आपका चेहरा धोना है। देन दो बार आपको ऑयल मसाज अपने खुद के चेहरे का करना ही है। तो और जो स्टीमिंग है आपके स्किन टाइप के हिसाब से या फेस पैक है वो आपको यूज करना है। देन बेबी के लिए जैसे मैं बोलती हूँ कि 1 साल तक अगर आपने नॉट फॉर स्किन आपके मस्कुलोस्केलेटन अच्छी सिस्टम बनानी है आपके बच्चों की, तो आप अगर मेडिकेटेड ऑयल से मसाज करते रहे बेबी के स्किन के लिए तो ऑटोमेटिकली स्किन भी अच्छी बन जाती है और इंटरनल भी उनकी जो स्ट्रेंथ है मसल और इसकी वो अच्छी बन जाती है। और थर्ड आता है कि ड्राई और रफ स्किन के लिए मैं क्या करूं। तो ड्राई और रफ स्किन आपका एज क्या है और आपकी अंडरलाइन कॉज क्या है ये पहले आइडेंटिफाई करो। और कॉमनली जो ड्राई और रफ स्किन के लिए मैंने बताती हूँ वो तिल तेल, सिंपल तिल तेल से 2 बार हफ्ते में मसाज करो। आप कभी भी टाइम पास करते करते सीरियल देखते देखते भी कर सकते हो। और फेस पैक यूज करो, उससे वो ड्राइनेस का प्रॉब्लम कम हो जाता है। देन स्किन केयर इज लाइक डाइटिंग, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट, देयर इज नो इंस्टेंट मिरेकल क्यूर। जो एडवर्टाइज में बताते हैं कि 7 दिन के बाद एकदम फेयरनेस आ गया, वैसा नहीं होता है। वो एडवर्टाइज अब उसमें भी ऑब्जेक्शन आना स्टार्ट हो गया है। तो डाइट की तरह उसको बहुत टाइम से फॉलो करना पड़ता है अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए तो। एंड अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ब्यूटी इज व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ, नॉट व्हाट यू लुक लाइक इन द मिरर। बहुत बार लोगों को ऑब्सेशन रहता है मेरी डार्क स्किन है, मेरा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप आपको अच्छे से फील कर सकते हो, अगर आपको लगता है विदाउट मेकअप आपकी स्किन कलर ना हो अच्छा लेकिन आपकी स्किन हेल्दी है तो आप ब्यूटीफुल हो। तो डोंट वरी, मेकअप से कुछ कवर अप करने की कुछ जरूरत नहीं है। जो जैसी आपने भगवान ने अपना स्किन कलर दिया है वो वैसा ही रहने दो, लेकिन आप अपने स्किन का टोन, टेक्सचर, मॉइस्चराइजिंग जो रहता है, देन आपका ग्लो, ये सब हम संभाल सकते हैं और वो ही हमारी ब्यूटीफुल स्किन है। सो एंडिंग अप विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। एंड आपको कुछ क्वेरीज रहेगा तो चैट बॉक्स में आप मुझे डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Gayatri. If anyone have a query, then please ask in the chat box. Very informative lecture. As Dr. Gayatri said, taking care of your skin is more important than covering it up. So that covering gives you many complications. So inner glow is important. Yes, yes. Dr. Gayatri covered the inner as well as external, both actors. So thank you very much. I think no questions for anyone. Or else you can ask directly Dr. Gayatri, as her mobile number is there on screen. And once again, thank you for your informative lecture. And in the next Navratri, we are planning 9 days with Nav Durgas, 9 female speakers on a different topics. So we are very excited and we will share the details as soon as possible. So stay tuned with us for Navratri celebration with health. So thank you again. And beauty is being comfortable and confident in your own skin. So take care of your skin, and as Dr. Gayatri said, wash it before night sleeping. So once again, thank you all of the listeners also. Okay. Thank you. Bye.